अस्सलाम वालेकुम। मारूफ जर्नलिस्ट हामिद मीर का एक स्टेटमेंट सामने आया है जिसमें वो कह रहे हैं कि मुझे या मेरे ख़ानदान वालों को अगर कोई नुकसान पहुंचा तो हुकूमत वक्त और रियासती अनासर ज़िम्मेदार होंगे। इस स्टेटमेंट में जो उनके भाई आमिर मीर ने पढ़ के मीडिया के सामने कैमरे के सामने पढ़ कर सुनाया, हामिद मीर ने बाकी तो अपने माजी में होने वाले वाक़यात का भी जिक्र किया, ये भी जिक्र किया कि इंटेलिजेंस एजेंसी से कुछ अफराद उनके घर आए थे जिसमें उन्होंने कहा कि एक हिट लिस्ट के ऊपर उनका नाम है, लेकिन ये तफसील नहीं दी कि वो हिट लिस्ट बनाने वाला कौन है। लेकिन बराह रास्त ज़िम्मेदारी जो है इसमें जनरल ज़हीरुल इस्लाम के ऊपर आयद नहीं की गई। जो पहले दिन जियो की ट्रांसमिशन के ऊपर कंट्रोवर्सी जिसका आगाज़ हुआ था कि एक तरफ DGISI की फ़ोटो है और दूसरी तरफ हामिद मीर वाला वाक़या है जिसमें इस्तीफ़े का भी मुतालबा कर दिया, इस स्टेटमेंट में वो चीज़ नज़र नहीं आती। लेकिन हामिद ने अपने माजी के वाक़यात का जिक्र करते हुए बहरहाल एक रियासती अदारे की तरफ इशारा किया है जो ISI ही है यकीनन, और दूसरी तरफ हुकूमत वक्त से कहा है कि अगर मुझे कुछ हुआ तो ज़िम्मेदारी आप पर आयद होगी, जो मेरे ख्याल में एक दुरुस्त कदम है। उनको ये कहना चाहिए था क्योंकि जिस तरह के उनके ऊपर 2 अटैक हो चुके हैं उसके बाद स्टेट की अवलीन रिस्पॉन्सिबिलिटी यही होती है कि अपने शहरियों का तहफ़्फ़ुज़, और अगर स्टेट इसमें नाकाम होती है तो उसको अपनी नाकामी का इतराफ़ करना चाहिए और हामिद मीर हक बजानिब होंगे कि वो इस चीज़ का अपने स्टेटमेंट में जिक्र करने में। दूसरी तरफ HRCP की एक रिपोर्ट हमारे सामने आई है और HRCP की इस रिपोर्ट में 2013 के वाक़यात जो पाकिस्तान में हुए, मोटे मोटे वाक़यात मैं आपको पढ़ के सुनाऊँ तो उसमें 45 सुसाइड अटैक, 45 खुदकुश हमले हैं जिसमें 694 अफराद मारे गए। मजमूई तौर पर 14,000 अफराद को पाकिस्तान में कत्ल किया गया। कराची के अंदर किलिंग जो है वो 14% मज़ीद बढ़ गई 2013 के अंदर। हम कहते थे कि पीपल्स पार्टी का दौरे हुकूमत जो है वो काला दौर है कराची के अवाम के हवाले से, वहाँ पर अमन सुकून लोगों को नसीब ही नहीं हो सका। लेकिन 2013 के अंदर 3,218 अफराद हैं जिनका मर्डर किया गया। 11 जर्नलिस्ट भी हैं, 11 जर्नलिस्ट भी हैं जिनको 2013 के अंदर कत्ल कर दिया गया। हामिद मीर की स्टेटमेंट के अलावा एक पैमरा के हवाले से भी आपको ख़बर से अपडेट करता चलूँ, फिर प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एक दरख्वास्त दायर की थी कि जियो की नशरियात बंद की जाए क्योंकि इन्होंने ISI के अदारे के हवाले से कुछ ऐसा मवाद नशर किया है जिससे ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर बल्कि पाकिस्तान से बाहर और ख़ास तौर पर इंडिया का जिक्र था कि उन्होंने वो फुटेज यूज़ करते हुए पाकिस्तानी फ़ौज को डिसरिप्यूट किया, बदनामी में उसको लाए। तो उसके ऊपर पैमरा ने एक नोटिस जारी कर दिया है। आज प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो गए हुए हैं गवादर और उनकी राहिल शरीफ साहब ने, जनरल राहिल शरीफ ने उनको वेलकम किया है। डार साहब भी साथ हैं और डार साहब वो पहले शख्स थे जब 2 वज़रा की तकरीर के बाद एक हमें रखना नज़र आता था, सिविल मिलिट्री डिवाइड नज़र आती थी, तो आर्मी चीफ से मिले थे जिसके बाद लगता था कि मामलात में कुछ बेहतरी आई है। इस कंट्रोवर्सी ने उस चीज़ को, उस वाइड को दोबारा बड़ा कर दिया। आज के प्रोग्राम में इन दोनों टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। स्टूडियोज़ में हमारे साथ मेहमान शख्सियत हैं जनाब शहजाद चौधरी साहब, खुश आमदीद कहता हूँ। लाहौर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं सरदार लतीफ़ खोसा साहब। खोसा साहब आपको भी खुश आमदीद कहता हूँ। इसके अलावा फैसल सब्जवारी साहब और वी एक्सपेक्ट के आज़म स्वाति साहब भी हमारे साथ होंगे। आपसे शहजाद चौधरी साहब आगाज़ करूँगा। हामिद मीर का स्टेटमेंट आपके सामने है, ISI और जियो कंट्रोवर्सी, आपका क्या एनालिसिस है? देखिए, मैं तो समझता हूँ कि हामिद मीर के साथ जो वाक़या पेश आया एक बहुत ही अंदोनाक चीज़ है और अफसोस जितना और मज़म्मत जितनी की जाए उतना कम है। बेशक हामिद हमारा एक बहुत अच्छा मकाम, बेहतरीन मकाम रखने वाला जर्नलिस्ट है, हमारा दोस्त है, हमारा साथी है और मैं तो बहुत मरतबा उनके प्रोग्रामों में भी जा चुका हूँ, इसलिए वो ताल्लुक़ अपनी जगह पे है। पाकिस्तान की बदकिस्मती है कि ना सिर्फ हामिद बल्कि बहुत सारे लोग, 55-60 हज़ार के लगभग लोग इस वक्त तक शहीद हो चुके। जब भी कोई एक इस किस्म का आइकॉनिक फिगर किसी हमले में आता है या उसमें उसके ऊपर अटैक होता है तो ज़ाहिर है कि वो बज़ात खुद एक ख़बर बन जाती है, चाहे वो जनरल नियाज़ी थे या हामिद मीर थे या इस तरह के और भी लोग, लेफ्टिनेंट जनरल मुश्ताक थे जिनके ऊपर हमला हुआ, और सिमिलरली सो मैनी मोर जिन्होंने अपनी जानें दी हैं। देखिए, पाकिस्तान एक दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में है। थोड़ा सा आपको यहाँ इंटरप्ट करूँगा क्योंकि एक आपने कंपैरिजन ड्रॉ किया जनरल सनाउल्लाह नियाज़ी, जनरल मुश्ताक और उसी प्राइम में हामिद मीर के ज़ख्मी होने को आपने एक ही प्राइम में डिस्कस किया। आपका ताल्लुक उस वाले ग्रुप से नहीं है जो हामिद मीर के ऊपर साथ एक लेबल लगाना चाहता है कि ये कोई एंटी पाकिस्तान हो गया। मुझे उसके ऊपर बहुत इतराज़ है। लेकिन आपने जनरल सनाउल्लाह नियाज़ी जिसको हम फ़ख्र से सारा पाकिस्तान शहीद कहता है और जनरल मुश्ताक जिसको हम फ़ख्र से कहते हैं कि उसने अपनी जान दी पाकिस्तान के लिए, जनरल सनाउल्लाह नियाज़ी ने पाकिस्तान के लिए दी, आपने हामिद मीर को उसी कैटेगरी में शामिल किया। एब्सोल्युटली, मैं ये कह रहा हूँ क्योंकि हम ये सब बट यू हैव नो डाउट इन योर माइंड। नहीं, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। और सब पाकिस्तानी है, पाकिस्तान के लिए काम करते हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है। देखिए, ये किसी अदारे ने उनको खुदा न खास्ता कोई इस किस्म का लेबल नहीं लगाया, कोई ये नहीं कहा कि ये गद्दार है। एज सच कोई किसी को कोई कह सकता ही नहीं है।
गद्दार कैसे हो सकता है? ट्रीज़न तो मतलब हम एक चार्ज कर रहे हैं ना इस वक्त जनरल मुशर्रफ के ऊपर, बावजूद कि उसकी एक आईनी हैसियत है। अदरवाइज़ बियॉन्ड दैट तो कभी किसी न किसी को इस किस्म से, मेरे ख्याल में कहाँ ख़ास तौर पे इस जगह पे किसी ने इस किस्म का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया कि वो गद्दार वतन है या कोई खुदा न खास्ता ऐसा गद्दारी वाला काम है। ये ज़रूर कहा गया कि उनका जो ग्रुप है, जो एक प्राइवेट मीडिया ग्रुप है, उसके बारे में इस किस्म की रिपोर्ट्स हैं जो कि पाकिस्तान के इंटरेस्ट के मुनाफी हैं। अच्छा, अब ये पैमरा का काम है, उसको देखा जाना। दूसरा एस्पेक्ट था जो कि आपने मेंशन किया अपने सवाल के अंदर कि आप जियो और फौज का या ISI का जो मामला है इसको कैसे देखते हैं। देखिए, मैं समझता हूँ जियो एक लाइसेंसी है रियासत पाकिस्तान का, और जो ISI और फौज है वो पाकिस्तान की रियासत का हिस्सा है बशमूल और अदारों के। तो इसलिए रियासत को किसी लाइसेंसी के साथ तो आप मुकाबला नहीं कर सकते। मेरा ख्याल है बेशक एक बड़ा पावरफुल ग्रुप है, इसमें कोई शक की बात नहीं, उसका अपना एक जगह है और मीडिया का भी अपना मकाम है, उसके अंदर जियो की इंपॉर्टेंट पोजीशन है। लेकिन हमें इसको जियो और फौज को नहीं देखना चाहिए, इसको हमें यूं देखना चाहिए। अगर हम ये करेंगे तो फिर हम जो मीर के साथ ज्यादती हुई है उसको इन्वेस्टिगेट नहीं कर पाएंगे, हम एक और उस कंट्रोवर्सी में हामिद का केस जो है वो पीछे रह जाता है। और दूसरी बात, खोसा साहब से भी तजिया ले लें। खोसा साहब, आप क्या फरमाते हैं? हामिद मीर के स्टेटमेंट आने के बाद आपका क्या रद्द-ए-अमल? ये सबसे पहले तो मैं इसकी शदीद मजम्मत करता हूँ कि हामिद मीर पर जो इस तरह बुज़दिलाना और कातलाना हमला हुआ है। हरचंद के जियो ने हमें 5 साल हमें घर भेज कर ही सोया करते थे उनके एंकर सारे, और हमारे साथ कोई उन्होंने ऐसा प्यार और मोहब्बत का रिश्ता उस्तवार नहीं रखा था कि वो एनालिटिकल किस्म की एनालिसिस करते और हमारी अच्छाइयों को भी उजागर करते। बाहर सूरत ये मजम्मत हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से बतौर सेक्रेटरी जनरल मैं इसकी शदीद मजम्मत करते हुए उनके साथ मेरी मुकम्मल हमदर्दी है हामिद मीर साहब के साथ भी, और मैं ये तकाजा भी करूँगा आपके तवसत से कि इसको जो है रियासत जो है ये उसके कातलाना हमला करने वालों की तह तक पहुँचे और उन्हें कैफर किरदार तक पहुँचाए, और जिस तरह से यकीनन वो अपने फ़राइज़ मनसबी की अदायगी के सिलसिला में उन पर ये हमला कातलाना हुआ है, तो यकीनन उनके दराजात जो हैं बिल्कुल जिस तरह कंपेयर किया गया है उसी नाते में उसी ज़ुमरा में आएंगे। लेकिन मैं कहूँगा नदीम साहब, ये जो बदकिस्मती से जो एक सारी कंट्रोवर्सी जो जारी की गई, जो इतना हाइप क्रिएट हुई और जिससे इतनी ज़्यादा जो है एक कैफियत तसादम की इदारों के दरमियान नज़र आई, ये बड़ी बदकिस्मती है, ये नहीं होना चाहिए थी। आपका ख्याल है क्यों और किसने पैदा की है? खोसा साहब, आपका क्या ख्याल है, ये किसने ट्रिगर की? देखिए, हामिद मीर के जब भाई ने पहले ही दिन कह दिया और फिर जब एक चैनल ने बार बार DGISI की तस्वीर देकर और इस तरह से घंटों तक कौम को पूरी तरह ये बावर कराने की कोशिश की कि मारने वाले ही यही हैं, यानी बग़ैर सबूत के, बग़ैर किसी जो है आपकी शहादत के आपने इस तरह से मलाइन किया कि इंडिया ने और दूसरे चैनल्स ने जो पाकिस्तान के हमेशा ही दहशतगर्दी की हमें और रोग आर्मी कहते रहे और पता नहीं क्या क्या कहते रहे, उन्होंने तो छलांगे मारी, उन्होंने तो जंप किया और इस पर और इस तरह से इसको उछाला है, दुनिया में बदनाम किया है हमें, और हमारी वो जो बदकिस्मती से तस्वर था उसको बहुत ज्यादा तकवीयत और हवा पहुंची, रियासत को बहुत नुकसान है। आजम स्वाति साहब, मैं आपको भी वेलकम करूंगा। मैं वापस आता हूं खोसा साहब आपकी तरफ, इससे पहले फैसल सब्जवारी साहब की तरफ जाऊंगा। फैसल सब्जवारी साहब, आप फरमाइएगा, जो ओपनिंग लाइन है जो मेरे पास इस वक्त उनका बयान है, आमिर मीर साहब ने पढ़ के सुनाया हामिद मीर का। वो कहते हैं मुझे या ख़ानदान के अफराद को नुकसान पहुंचा तो जिम्मेदार रियासती अनासर और हुकूमत होगी। इसके ऊपर आपका रद्द-ए-अमल जानना चाहूँगा। शुक्रिया। जहाँ यकीनन एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है और बहुत वाक़या है हामिद मीर साहब पर कातलाना हमला, वहाँ इस सूरत हाल का पैदा होने जाना भी जो है कोई कम अफसोसनाक नहीं है कि जहाँ हमारे रियासती इदारे और यकीनन जमहूरियत का एक चौथा सतून जो है मीडिया, उसकी बाज़ नहायत मौसर और तवाना आवाज़ें सामने खड़ी नज़र आ रही हैं। हमारी ख्वाहिश यकीनन ये थी और यही है कि इस तरह का वाक़या होता ही नहीं, हामिद मीर साहब हों या दीगर दोस्त हों, उन्हें इस तरह के ख़दशात लाहक होते ही नहीं। और साथ ही ये भी ख्वाहिश है कि अगर इस तरह का अफसोसनाक वाक़या हुआ भी था तो भी उनकी जो फैमिली या उनके दोस्तों की जानिब से जो रिएक्शन आया है
वो इस तरीके से अगर नहीं आता, तहकीकात इस वाक़े की होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की सतह का कमीशन है, हमने पहले दिन मुतालबा कर दिया था कि जनाब इस तरह की चीज़ हो, कमीशन बने, ताकि न सिर्फ ये कि इस वाक़े के पस पर्दा अनासिर और रवामिल का पता चल सके और आइंदा भी इस तरह के वाक़यात की रोकथाम हो सके। ख्वाहिश ये भी है फैसल और भाई, क्या आप उम्मीद ये समझते है हैं कि ये हुकूमत कमीशन कुछ नतीजा हमें दे पाएगा? माजी के जितने वाकयात के ऊपर कमीशन बनाए गए थे, वो कमीशन जो थे उन वाकयात के लिए कवर अप प्रोवाइड करने का बहुत अच्छा जरिया साबित हुए। तो मुझे तो बहुत ज्यादा उम्मीद नजर नहीं आती ऐसे कमिश्नरों से। बिलाशुबा जो माजी है वो तो यही बतलाता है कि जो आपने अभी फरमाया है, लेकिन न जाने क्यों मुझे एक आस और उम्मीद सी ज़रूर है कि इंशाअल्लाह ताला इस कमीशन से और इन तहकीकात से नतीजा निकलेगा, जल्द निकलेगा और निकलना भी चाहिए। मैं, आप, हम तमाम लोग, हम तमाम दोस्त आवाज़ उठाते रहेंगे कि इस वाक़े के असल न सिर्फ मुहर्रिकात का पता चले बल्कि जिन्होंने किया है उन्हें कानून के शिकंजे में लाया जा सके, और ताकि हम जितने भी हमारी जमहूरियत के सुतून हैं, जितने भी रियासत के सुतून हैं, वो सब अपने अपने दायरे कार में अपना काम करते रहें। दुरुस्त। आजम स्वाति साहब, आप फरमाइएगा कि जर्नलिस्टों पर हमने 11 अफराद हैं 2013 के अंदर मारे गए, स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी और स्टेट इंस्टीट्यूशंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? इसमें कोई शक की बात नहीं है। मेरा ये ख्याल है कि हमारा फैसला जो हमारा अभी कोर कमेटी की मीटिंग थी और मेरे हाल में अभी कोई 15 मिनट पहले जो हमने मीडिया को दिया है, उस बड़ी तफसील के साथ जो है अपना माफ़ी ज़मीर हमने बयान किया है। हामिद मीर का जो बुज़दिलाना हमला है, और ये आज नहीं पहले भी, मैं समझता हूँ कि कोई भी पाकिस्तानी, कोई भी शहरी या एक आज़ाद सहाफ़त के नाते से उसकी जितनी भी मज़म्मत की जाए, मेरा ख्याल ये कम है। और मैं उस वक़्त स्वात के इलेक्शन में, बाई इलेक्शन में था, और जिस वक्त मैंने ये सुना तो उसी वक्त मैंने टेक्स्ट मैसेज जो है भेजा और दुआ की खुदा ताला उनको बासेहत रखे। हालांकि उस वक्त उनकी हालत बड़ी ख़राब थी। अब उसके बाद जो रद्द अमल हुआ है, मैं समझता हूँ कि पूरे जंग मीडिया की तरफ से और जियो मीडिया की तरफ से मैं समझता हूँ कि वो अनकॉल्ड फॉर था। और इसमें जो हमारा तफसीली आज जो हमने अपना बयान दिया है इस सिलसिले के अंदर, वो इस बात की तर्जुमानी करेगा कि वो आपकी पार्टी क्या कहती है इसके ऊपर? कतन भी उसकी ज़रूरत नहीं थी। आप दोहरा दीजिए जरा, और आपकी जमात क्या कहती है? मैं वही कह रहा हूँ कि उसका एक हिस्सा जो है, जहाँ तक हामिद मीर का ताल्लुक है, आपने कंडेम कर दिया, ठीक है, आगे न सिर्फ कंडेम कर दिया बल्कि हर तरफ से हमारे। उसके बाद जो कमीशन का मसला है, मेरा ये ख्याल है कि मेरा अपना ये राय है कि कमीशन के हेर फेर के अंदर जो है कुछ भी नहीं निकलेगा। लेकिन जो रद्द अमल जियो ग्रुप की तरफ से आया है, मैं समझता हूँ कि वो अनकॉल्ड फॉर था और वो कोई इतना मयारी नहीं था कि जिससे एक अच्छी निखरी हुई सहाफ़त जो है वो आवाम के सामने आए। मेरे सामने पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दोनों का मौक़िफ़ यकसा है, और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो है, जिसको PMLN के ख्वाजा आसिफ साहब हेड कर रहे हैं, वो खुद शिकायत कर चुके हैं। थोड़ा तो तीन बड़ी जमातों का मौक़िफ़ ये है, थोड़ा सा मुख्तलिफ। इस लिहाज से जो हमारे इदारे की तजलील हुई है, हमने पूरी तरह कहा है कि कतन भी इसकी ज़रूरत नहीं थी, और जब इदारे की तजलील होती है तो पूरे मुल्क की तजलील होती है। लेकिन इससे आगे हम गए कि हम, मेरा ख्याल में वाहिद पार्टी हैं कि जो वाज़े तौर पे ये कह रहे हैं कि जियो पे किसी तरह भी एक गैर कानूनी कतगन जो है वो नहीं लगना चाहिए। मैं कोई दूसरी जमात भी सपोर्ट नहीं कर रही इस चीज़ को। नहीं, देखिए, अगर कोई कर रही है नहीं कर रही, मुझे ख्वाजा आसिफ साहब की शिकायत है, लेकिन मैं अभी जानना चाहूँगा बाकी अपने मेहमानों से। और इस इदारे ने, पेपरा के इदारे ने अपना रोल जो है वो अदा नहीं किया, और उसकी बहुत सारी वजूहत हैं। एक ब्रेक ले, मैं ये समझता हूँ, ब्रेक ले लें जी। ब्रेक के वापस आते हैं तो शहजाद चौधरी साहब से इस खबर को भी मिलाएंगे, क्योंकि ये रिस्म का वाक़या है जो हामिद को अटैक किया गया और उसके ऊपर FIR नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज कराई है। सिंध हुकूमत ने 4 दिन, उनको ख्याल नहीं आया, 4 दिन के बाद, पहले कहते थे हामिद का बयान आएगा तो FIR दर्ज होगी, नॉमिनेट करेंगे तो होगी। अब एक ASI की दरख्वास्त के ऊपर नामालूम अफराद के ऊपर पर्चा दर्ज कर लिया गया। आज कराची में एक इंस्पेक्टर में 4 अफराद एक सुसाइड अटैक में मारे गए। आज ही खैबर एजेंसी के अंदर हमारे जेट तैयारों ने बमबारी की है, और कहा जाता है कि जिन लोगों ने कचहरी के ऊपर, सब्जी मंडी के ऊपर अटैक किया था, वो मुश्तबा दहशतगर्द वहाँ मौजूद थे, इसलिए जेट्स ने वहाँ बमबारी की। तो इसको कंटिन्यू रखेंगे डिस्कशन को, हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक। एयर मार्शल साहब, ये फरमाइएगा कि आज मेरे ख्याल में जब से ये पीस टॉक्स वाला काम शुरू हुआ था, बल्कि पीस टॉक्स का आगाज़ भी एयर स्ट्राइक्स के बाद हुआ था, जब वो खजूरी चेक पोस्ट पे हमला किया गया दहशत गर्दों की जानिब से, और जवाब में पाकिस्तानी फ़ौज और एयरफोर्स ने वहाँ जाकर कुछ दहशत गर्दों के ठिकानों को हिट किया। फिर आपकी पीस टॉक्स का एक वो जो चैप्टर था वो ओपन होता है। उसके बाद आज खबर एजेंसी में एक बड़ी कार्रवाई, 37 अभी तक हमारे पास जो समा की रिपोर्ट है, जो सस्पेक्टेड टेररिस्ट थे उनको हिट किया गया। तो क्या हमने ये तय कर लिया है कि हम उन्हें वाइप आउट करने जा रहे हैं, या हमारी टॉलरेंस अभी है? आज भी कराची में सुबह सुसाइड अटैक हुआ है। देखिए, सीज़ फायर जब हुआ या तो उस वक्त उसके बाद से भी मेरा ख्याल है कि 38 लोग 38 फौजी वो मारे गए और महल को 100 के लगभग ज़ख्मी हुए उन स्कर्मिशेस के अंदर जो कि ट्राइबल एरियाज़ के अंदर बावजूद मौजूद रहीं। जब से सीज़ फायर बंद हुआ है, यानी उन्होंने इसको एक्सटेंड नहीं किया तालिबान ने, तो उसके बाद से कम से कम ये आज कोई 7वां 8वां या 9वां हमला है, जो कि मुख्तलिफ जगह पे कहीं 4 मारे, कहीं 2 मारे, कहीं किसी यहीं हमला हुआ, और उसके बाद आज ये फिर आपने 1-2 रिकाउंट किए। तो उसके जवाब में ज़ाहिर है कि जो कि सीज़ फायर नहीं है, तो अब पाकिस्तान की रियासत को ये हक पहुँचता है कि वो अपने जो अहदाफ हैं उनके ऊपर हमला करे या उनको निशाना बनाए। अच्छा, जहाँ तक अहदाफ का ताल्लुक है, आपको पता है कि तीरा और मैदान और ये सारे इस एरिया के अंदर इस वैली में काफ़ी सारा उनका इज्तिमा हुआ था। उस इज्तिमा को पहले भी क्लियर किया गया, लेकिन वो इतना मुश्किल इलाका है कि वहाँ पे गालिबन इस दौरान में जब ये सब के सब ये एक किस्म का मुज़ाकरात का माहौल जारी था, तो उसमें गालिबन वो फिर जमा हुए और वहाँ पे ये हमला इस किस्म का से किया गया। शायद और भी होंगे। क्या इसके थ्रू हम उनका मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर सकते हैं कि नहीं? ऐसा नहीं होता, लेकिन ये ज़रूर होता है कि ये अटैक्स होते हैं, ये टारगेटेड होते हैं और ये एक ऐसा डेंट ज़रूर डालते हैं जो उनको सोचने पे मजबूर करता है। जिस तरह पहले कहा था, उन्होंने कहा जी कि हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। एक सवाल पूछ लूँ, क्योंकि आप F-16 यूज़ करते हैं, तो एयरफोर्स के आप आदमी हैं, ज़्यादा बेहतर रोशनी डाल सकते हैं कि जब एयरफोर्स का F-16 त्यारा जाके वहाँ बम गिराएगा तो नीचे सस्पेक्टेड टेररिस्ट को वो आइडेंटिफाई कर पाते हैं त्यारे? देखिए, ये इंटेलिजेंस का काम होता है। इंटेलिजेंस ये आइडेंटिफाई करती है, और वो जब तक अश्योर्ड ना हो इंटेलिजेंस, और वो एक सोर्स से नहीं होती, कम से कम 2-3 सोर्सेज होंगी, तो उसके बाद वो आइडेंटिफाई करेंगे कि आपका ये हदफ है। यानी F-16 खुद जाके उस लोगों को ढूंढता नहीं है, वो मुश्किल होता है लोगों को ढूंढना। तो ग्राउंड इंटेलिजेंस जो है उसको सपोर्ट करते वो सपोर्ट वो लेकिन वो ये आइडेंटिफाई करते हैं कि जी ये आपका हदफ है, एक कोई बिल्डिंग होगी, कुछ घर होंगे वगैरह वगैरह, उनको वो बिल्कुल निशाने के ऊपर हिट करेगा और फिर उसी का नतीजा या उसका रिजल्ट जो है उसी इंटेलिजेंस जराए के साथ उनके तक पहुंचेगा, जिसमें आपके कभी 37 का नंबर आएगा, कभी बढ़ता रहेगा। खुदा साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि ये पीस टॉक्स जो है हमारे यहाँ वो एक प्रोग्राम चलता है दुनिया टीवी का, मुज़ाकरात, लोगों ने आजकल उसी के साथ इसको ताबीर करना शुरू कर दिया है। वो प्रोग्राम तो काफ़ी अच्छा है, लेकिन ये वाला काम अच्छा नहीं है, इसमें हमारे लोग मर रहे हैं। इंस्पेक्टर को जो कराची में मारा गया है और 4 दीगर भी वहाँ शहीद हुए हैं, इसी तरह पेशावर में भी जो उन्होंने ख़ुदकुश हमले में मारे हैं, लामहला उसका हमने तो बड़ा वाज़े कहा था कि अगर ऐसा कोई सानिया होगा। और इसी तरह देखें आप, इस्लामाबाद में जो सब्ज़ी मंडी वाले हुए और जो थे वो आइडेंटिफाई कर लिए गए। इसीलिए ये जो टारगेट अटैक्स हुए हैं उसको रिटेलिएशन करना, उसको जो है उन्हें हदफ बनाना ये लाजिम था, इसलिए कि रियासत जब तक अपना जो है ताकत नहीं मनवाती है, वरना तो फिर फ्री फॉर ऑल हो जाएगा। तो ये जो जहाँ तक ताल्लुक है ये F-16 का, देखें ना, ये तो एक नीचे से वाइब्रेशंस, वेव्स या नीचे जो भी होता है, ग्राउंड की इंटेलिजेंस इतना आइडेंटिफाई कर देती है कि उसमें एक्यूरेसी में कोई गुंजाइश नहीं होती है कि वो गलत टारगेट पे हिट करेंगे। हमारी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो अस्करी क़यादत है, चाहे वो ज़मीनी है चाहे वो जो है फ़िज़ाई है, हमारी इतनी माशाअल्लाह दुनिया में मानी हुई है कि उसके अहदाफ गलत नहीं होते हैं। इसलिए जो 37 मारे हैं ये नहीं है कि हवा में ऐसे ही उठा के मार दिए हैं। आप देखें कोई कोलैटरल डैमेज इसमें नहीं हुआ है। इतनी एक्यूरेसी मैं नहीं समझता दुनिया में कहीं हो सकती है। आप देखें ड्रोन अटैक्स में भी इतनी एक्यूरेसी नहीं होती है, उसमें भी कोलैटरल डैमेज होता है जिसमें बच्चे, बूढ़े, औरत, बच्चे वगैरह होते हैं शहीद। इसमें कोई पहले अटैक में भी आप देखें कोई कोलैटरल डैमेज नहीं था, अब भी कोई कोलैटरल डैमेज नहीं है। लेकिन ये रियासत को ज़रूरी था और लाजिम था इसका रिएक्शन और रिटेलिएशन। देखें, वरना तो फिर जो है जाहिर है कि 10-12 हज़ार की खातिर अगर आप उनको प्रोटेक्ट भी नहीं करते, उनके लिए आप ये रिएक्ट भी नहीं करते हैं,
और फिर कुछ हमारे असहाब उनको शहीद भी नहीं कहते हैं जो हमारे शहीद होते हैं इन द लाइन ऑफ ड्यूटी, फौजी हों या हमारे पुलिस वाले हों या लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज हों। तो ये बड़ी बदकिस्मती है, हमने जो ये एक फिक्री इंतशार पैदा कर दिया है, इस तरह का हमने बदकिस्मती है ये पाकिस्तान की। मैं समझता हूँ इस पे कौम को यकजा होना चाहिए। टर्म अच्छी इस्तेमाल किया है कि ये फिक्री इंतशार पैदा किया है हमारे यहाँ कुछ लोगों ने, जिससे पाकिस्तान का फ़ायदा होने की बजाय बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। मैं फैसल साहब से पूछूंगा, फैसल साहब HRCP की जो रिपोर्ट है वो कहती है 3200 और शायद 14 अफराद हैं जो 2013 के अंदर कराची के अंदर जिनकी किलिंग हुई, और ये तादाद 2012 से ज़ायद है। हम पहले भी आपसे मुख्तलिफ मौके के ऊपर सवाल उठा चुके हैं कि कराची के अंदर भी गढ़ हैं, आपका वो आसिफ स्क्वायर हो, सरहाब गोट हो, आपका पटेल पाड़ा हो, या पता नहीं और कौन कौन सी जगह हैं जहाँ पर कहीं तालिबान ने अपने अड्डे जमाए हुए हैं और वो पैरेलल जस्टिस सिस्टम रन कर रहे हैं। बाज़ों के इंसाफ के फैसले जाकर नॉर्थ वजीरिस्तान में होते हैं, और दूसरी तरफ आपकी सेक्टेरियन किलिंग है। एक एथनिक वेव बहुत ज़्यादा किसी ज़माने में थी, मेरा तासुर यह है कि शायद किसी हद तक वो कमी आई है, लेकिन दूसरी चीज़ ज़्यादा हावी हो गई है। तो आप क्या कहते हैं इसके ऊपर? नदीम भाई, अफसोस के साथ मुझे आपसे इत्तेफाक करना पड़ेगा कि यही सूरत हाल है कि यहाँ पैरेलल जस्टिस सिस्टम भी है, लोगों की गर्दनें भी मारी जा रही हैं, जिरगा भी हो रहा है, फैसले भी शुमाली वज़ीरिस्तान में हो रहे हैं। और मज़ीद अफसोस की बात यह है कि 8 बरस पहले जब हम कह रहे थे तो उस वक्त कोई नहीं मान रहा था, ये वो कि सिलसिला इससे पुराना है, लेकिन 8 बरस पहले ये ठीक ठाक विद अ बैंग शुरू हुआ। ये यहाँ पर जो सिलसिला था तालिबानाइजेशन जब जिसको हम कहते हैं, आपने कहा कि यहाँ एक फ़िरक़ावारियत की भी लहर है। मैं ये समझता हूँ कि ये अलहदा नहीं है, क्योंकि बदकिस्मती के साथ हमने जिस नाम नहाद अफ़गान जिहाद में इन्वेस्ट किया उसकी बाय प्रोडक्ट है सेक्टेरियनिज़म। जो हमने लोग ट्रेन किए, जिन्हें भेजा, जिन्हें जहादी करार दिया, उन्होंने ही फिर पाकिस्तान में आके जो कहने को अफ़गानिस्तान का ज़माना अमन था, उन्होंने यहाँ पर फ़िरक़ावारियत की, फ़िरक़ावाराना किलिंग्स की और अटैक्स की इतनी बुरी बुनियाद डाली कि वो अभी तक पाकिस्तान उससे निकल नहीं पाया है। और मैं आपको ये बिल्कुल ज़िम्मेदारी के साथ कह सकता हूँ कि ख़ासकर कराची शहर में होने वाले बड़े जो टेररिज्म के अटैक्स हैं, जिसको बाद में TTP क्लेम कर लेती है, अगर आप देखिए उसकी एग्जीक्यूशन आपको लश्कर जंगी की नज़र आती है। तो ऐसा नहीं है कि दोनों के मामलात कुछ अलग-अलग। फैसल भाई, जब आप नाम ले रहे हैं, आपकी हुकूमत के लोग उससे वाकिफ़ हैं। इमरान खान ने एक दफ़ा कोयटा जाके नाम लिया था कि किसने किलिंग की। आज मेरे प्रोग्राम में आप ऑन एयर अभी नाम लिया, मुझे अच्छा लगा कि आप लोगों ने ये हिम्मत दिखाई है कि आप नाम लेने लग गए। जब हम नाम ले रहे हैं, कल्प्रिट्स का भी पता है कि कौन है, पनागाहें भी पता है, तो कौन सी चीज़ है जो हमारे हाथ बांध देती है उनका हाथ रोकने से? 2-3 चीज़ें हैं मेरे ख्याल में जिनका नाम है। मेरे ख्याल में एक तो ये फेसलेस लोग हैं। ये अगर आप उसको अहले सुन्नत वल जमात से मिलाएं, वो ये कहते हैं कि जनाब हम पॉलिटिकल लोग हैं, हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं है। मेरे पास ये वसाइल और इख्तियारात नहीं हैं। यकीनन ये हमारे जो इंटेलिजेंस और कानून नाफिज करने वाले इदारे, पुलिस, इन सब के पास इतने वसाइल हैं और हुकूमत के पास ये विल होनी चाहिए कि फ़िल्टर करें कि किसका सियासी एजेंडा है और किसका सियासी एजेंडा नहीं है, बल्कि वो सिर्फ लोगों को मारने के ऊपर यकीन रखता है। पहली बात तो। दूसरी बात ये कि मैं बारहा नदीम भाई आपके प्रोग्राम में भी कह चुका हूँ, जिस तरह खोसा साहब ने फरमाया कि फ़िक्री इंतशार है, मैं ये कहता हूँ कि सामने हम नज़रियाती तौर के ऊपर मुत्तहिद ही नहीं हैं। जिस इस्तदलाल की ज़रूरत है वो डेवलप ही नहीं हुआ है। बदकिस्मती के साथ जानते बूझते या अनजाने में रियासत कंफ्यूज नज़र आई है। मुझे माजी में इस इशू के हवाले से बदकिस्मती के साथ हुकूमतें कंफ्यूज नज़र आई हैं और एज अ रिज़ल्ट नतीजतन कौम आज तक कंफ्यूज है। तो इसलिए आप जब तक कंफ्यूजन का शिकार रहेंगे, आप किस तरीके से कार्रवाई कर पाएंगे? आज़म सौती साहब, आप फरमाइएगा, पाकिस्तान में पोलियो वायरस हो तो उसके अंदर भी ये ग्रुप्स जो हैं उसकी फैलाव के अंदर एक सबब बन चुके हैं। पेशावर तो कहते हैं ना कि अब एक गढ़ है उसका, लेकिन जो उसका सोर्स है आपका उन एरियाज़ में जहाँ वो वैक्सीनेशन नहीं करने देते, आपके इज़्ज़त के नाम के ऊपर कत्ल हो रहे हैं, तो वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा ये इलाका, इस रिपोर्ट के अंदर नंबर पड़ेंगे तो आप परेशान हो जाएंगे। 500-600 ख़वातीन को मार दिया गया। मैं समझता हूँ जी कि ये इंतहाई अंदोखनाक वाक़यात हैं। और आज जो कराची में हुआ है, आपको ये मालूम है कि बहादुर SP चौधरी साहब के बाद, जो मेरे हलके से तल्लुक़ रखता था, चौधरी असलम, हाँ, बल्कि मेरी फैमिली से तल्लुक़ रखता था,
उस बहादुर के उस शहादत के बाद जो है ये दूसरा है कि जो डिस्ट्रिक्ट मानसरा मेरे होम डिस्ट्रिक्ट से ताल्लुक़ रखता है, शफीक तनोली साहब। मैं उनके लवाहिकीन से और उनके जितने भी चाहने वाले हैं सबसे हमदर्दी का इज़हार करता हूँ। ये सारे लाइन ऑफ ड्यूटी में जितने भी लोग शहीद हुए हैं, मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान के लिए और हमारी हिफाजत के लिए मामूर थे, और किसी तरह भी उनकी कदर हमारी आंखों में या उनकी जो उनका दर्द आप कह रहे हैं कि लाइन ऑफ ड्यूटी में शहीद हुए हैं, तो जो मारने वाले हैं वो उनको कातिल मानते हैं कि नहीं मानते? कातिल तो नहीं मानता, मैं कहता हूँ कि इंसानियत की सफ के अंदर नहीं। चलें, शुक्र है आपने ये आइडेंटिफाई तो कर लिया, क्योंकि हमारे यहाँ इतना ही भाम है, वो कहते हैं वो भी शहीद है, वो भी शहीद है। मैं ये कहता हूँ ये शुक्र है आज आपने कह दिया कि वो कत्ल किया उसने। वो दरिंदे हैं, इंसानियत की सफ के अंदर नहीं है। आप तो कहते हैं कि भाई वो क्या, मैं कहता हूँ इंसानियत की सफ के अंदर नहीं है। ये क्लैरिटी है, बिल्कुल नहीं है ना अब आप में किसी तरह भी। उसकी वजह यह है कि रियासत के कानून, बनाए हुए कानून, और आप देख लें कि मतलब सारी जगह पे अब हुकूमत जो सिंध में बैठी हुई है, मैं कतन भी मतलब एक ख़ास हुकूमत की तरफ नहीं कर रहा, लेकिन ये हुकूमत की कमज़ोरी है। और इस वक्त हुकूमत को आगे आना चाहिए और कहना चाहिए कि हम मुज़ाकरात के टेबल से निकल कर हम अब टारगेट ऑपरेशन की तरफ जा रहे हैं। मेरा ख्याल है हमें क्लैरिटी आवाम को आनी चाहिए, और खासकर दूसरी बड़ी जमात। ये मैं आपसे दोबारा सुनना चाहूंगा, ये आपकी जमात से ये बयान आएगा तो नून वालों को बड़ी हिम्मत पकड़ेगी। आपने कहा कि पीस टॉक से निकल के हमें टारगेटेड ऑपरेशन की तरफ जाना पड़ेगा। ये दोहराइए बयान, आप बड़ा अच्छा लगा मुझे आपसे सुनकर, बोलिएगा दोबारा। नहीं सुने, मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो आज टारगेट ऑपरेशन हुआ है, जाहिर है कि तसलसल से 3-4 मरतबा जो है मुख्तलिफ, आप इसको वेलकम कर रहे हैं, टारगेट किलिंग हुई है। नहीं, आप इसे वेलकम कर रहे हैं। मेरी पहले गुजारिश सुने ना, अब मेरी पूरी बात को आप काट रहे हैं तो फिर तसलसल से मैं बात नहीं कर सकता। करिए। मैं ये कह रहा हूं कि अगर ये 4-5 जो वाक़यात हुए और आज जो कराची के अंदर हुआ है, अब ये हुकूमत का फर्ज है कि वो हमें बताए कि वो क्या करने जा रहे हैं। अगर ये टारगेट ऑपरेशन था या ये है कि वो तसलसल से इस तरीके से जो ये करेंगे, कम से कम हमें तो बताया जाए। अगर टारगेटेड ऑपरेशन है तो आप उसे वेलकम करेंगे। मैं तो देखें, इस तसलसल से जब ये हो रहे हैं तो कम से कम हमें तो ऑन बोर्ड लिया जाए कि नहीं लिया जाए। अब आप रुक गए बात करते करते, आप पहले इसको वेलकम कर रहे थे, लेकिन ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद अगर ये मतलब आप अपने वर्ड जो है मेरे माउथ के अंदर डालते हैं तो बिल्कुल नहीं डालता, लेकिन जहां आपने लोगों ने जा रही हैं, आपने शफीक तनोली और चौधरी असलम का जिक्र किया, उनके मारने वालों को कातिल कहा, तो उस कातिल को सजा मिलने का आपको मुतालबा भी करना चाहिए। बिल्कुल मुतालबा कर रहा हूं, मैं साथ ये भी कह रहा हूं कि मुझे ऑन बोर्ड लिया जाए कि क्या करने जा रहे हैं। ब्रेक ले लें, ब्रेक से वापस आते हैं, फिर मास्टर साहब से पूछते हैं हमारे साथ। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। हामिद मीर की स्टेटमेंट का प्रोग्राम के आगाज़ में मैंने जिक्र किया था। उन्होंने कहा कि मामा कदीर वाले लॉन्ग मार्च को जब मैंने रिपोर्ट किया तो उसके बाद एजेंसियों वाले मेरे पीछे लग गए थे। मिसिंग पर्सन एक ऐसा इशू है जहाँ पर हमारी फ़ौज जो है वो खफा हो जाती है जब ज़्यादा रिपोर्ट किया जाए। उसके दो महरक़ात हो सकते हैं। एक ये है कि इनमें से बाज़ लोग वो थे जो परेड लेन बॉम्बिंग जैसे वाक़यात में मुलव्वस थे और कानून उन्हें सज़ा नहीं दे पाया, या स्वात ऑपरेशन में पकड़े गए या साउथ वज़ीरिस्तान ऑपरेशन में पकड़े गए, अदालतों से सज़ा नहीं हुई, हिरासती मराकज़ में उनको डाल दिया फ़ौज ने। वहाँ पर जब उनको छोड़ने की बात आती है तो वहाँ पर नेचुरल है कि रिएक्शन नज़र आएगा। लेकिन कुछ लोग जो है वो लगता ये है कि मुतलका अफसरान की ज़्यादती का शिकार भी हुए हैं। HRCP की रिपोर्ट कहती है कि जबरी गुमशदगी के 90 से ज़ायद वाक़यात पेश है और मुबैना गुमशुदगी के मुतासरीन को 129 मस्कशुदा लाशें भी बरामद हुई। ये वो चीज़ है जो पाकिस्तानी ज़मीन के ऊपर राइज कवानीन में जिसकी गुंजाइश नहीं है, और वो कोई इदारा भी करे, फ़ौज हो या ऐसा ही हो, उसको इसका जवाब देना चाहिए। इसके ऊपर खफा नहीं होना चाहिए, बल्कि कानून के दायरे में इस चीज़ को लाने की कोशिश करनी चाहिए। शहजाद चौधरी साहब, आप ही से जवाब चाहूँगा इसका। देखिए, स्ट्रक्चरली मेरा ख्याल है कि डेफिशिएंसीज हैं हमारी रियासत के अंदर। मैं आपको मज़े की बात बताऊं कि बलूचिस्तान में जब फ़ौज को जब भी झोंका गया है तो ये अभी जो नेशनलिस्ट गवर्नमेंट अभी आई है, जो अभी वहाँ पे नेशनल पार्टी की गवर्नमेंट है, उसके आने के बाद वहाँ पर आर्टिकल 245 कानूनी तौर पर लागू किया गया। यानी इतने सालों से देखिए, आर्टिकल 245 लगाने में हर्ज नहीं है,
लेकिन मैस ग्रेव्स जो तूतक में मिली उसमें मेरी यार सुन लें, मेरी यार सुन लें, यानी कि आपने जितने मामलात उससे पहले किए फौज को वहां बुला के बलूचिस्तान के अंदर, वो सब गैर कानूनी थे, उसके बगैर ही आर्टिकल 245 के बगैर ही करे जा रहे बगैर ही चले जा रहे थे। अच्छा, पख्तूनख्वा के अंदर और फाटा के अंदर आपने फौज को भेजा कि जाके वहाँ पे ख़ास तौर पे पख्तूनख्वा के रास्ते में कुछ मामला जैसे आए, या इवन फाटा के अंदर बगैर किसी उसके रिकॉल के टू एनी लीगल। फाटा के लिए तो प्रेसिडेंट की अख्तियार है ना, उसके लिए प्रोविंशियल गवर्नमेंट की डोमेन है। लेकिन मेरा मतलब कहने का ये है कि ये चीज़ें बगैर हमारा जो एक ट्रेडिशन है ना रियासत की, लेकिन ये मैं थोड़ा सा आपसे जानना चाहता हूँ, वो ट्रेडिशन ठीक है, लेकिन ये एक इशू है जो कानून के अंदर कुछ मसाइल है, सुकम है या अदालतों से सजा नहीं मिल रही, लेकिन इसका मकसद ये नहीं हो सकता मेरी यार सुन ले, मेरी यहाँ पर मौजूद चाहे वो मर्डरर हो, उसकी मस्कुदा लाश नहीं आप दे सकते। आई एग्री विद यू। नहीं, मस्कुदा लाशें अब ये भी डिटरमिन करना चाहिए ना कि किन किन की हैं। क्या वहाँ पंजाबियों की भी मिली हैं, क्या वहाँ पख्तूनों की भी मिली, पंजाबियों की भी मिली, पंजाबियों की मिली हैं, और उसको मारने वाले कौन थे, वो फौजियों साइड के वो फौजियों की मिली हैं, वो जो लड़ रहे थे इंसर्जेंट एफसी के नौजवानों की मिली हैं। अच्छा, इसलिए दोनों तरफ पे ये ज्यादतियां। अच्छा, उसकी वजह आप देखिए, आप फौज को भेजते हैं, 18वीं सदी की जंग है। एयर मार्शल साहब मेरी बात सुन ले। नहीं, लेकिन आपने कहा दोनों तरफ से मेरी बात सुन, मैं आपकी बात यहाँ काटूंगा। वो जो दहशतगर्द जिसे मैं कहता हूँ ना, वो जब मारता है मुझे बहुत बुरा लगता है। फौजी जवान मेरा ही बेटा भाई है ना, मैं उससे ये तो नहीं कर सकता ना कि वो एक्ट वो रिपीट करे। आर्गुमेंट को बिल्डअप करने दीजिए। बायलैटरल सिक्योरिटी एग्रीमेंट आज अमेरिका क्यों चाह रहा है वहां पे अफगानिस्तान में? वो फॉरेन ऑक्यूपेशन फोर्स है। आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट इंडिया ने क्यों दिया अपनी फौज को? वो उन्होंने कश्मीर में लगाया। दुनिया भर में जब 9/11 के बाद उन्होंने अपनी फोर्स को डिप्लॉय करना था, कैसे कांग्रेस ने 4 दिन के अंदर वो ऑथराइजेशन दे दिया टू डिप्लॉय फोर्स। अच्छा, जब हुकूमतें तरीके से काम करती हैं तो उनको अपनी फोर्सेस को एम्पावर कराना पड़ता है। कानूनी मामला थोड़ा सा खोसा साहब से भी राय ले। खोसा साहब, आप क्या कहते हैं इसके ऊपर? देखें नदीम, मैं नहीं समझता कि कोई भी जवाज़ दिया जा सकता है मावराए अदालत एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग्स का। किसी भी अदारा हो या कोई लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी हो या कोई पुलिस हो या कोई भी आम आदमी हो या कोई ग्रोह हो, उसको बिल्कुल नहीं हो सकता है। इसीलिए जब सवात ऑपरेशन के बाद मैं अटॉर्नी जनरल था तो उस वक्त भी ये खदशात आए थे कि जी ये जिनको हमने उस कैफियत में ऑपरेशन के दौरान जो हमारे फौजियों को मार रहे थे, जो हमारे पुलिस स्टेशन से असलाह भी ले जा रहे थे और पुलिस वालों को मारने के बाद कर रहे थे, और जिन्होंने वर्चुअली ऑक्यूपाई किया हुआ था मालाकंड डिवीज़न को, और जो 60 किलोमीटर पाकिस्तान के जो हमारा दारुल खिलाफा है इस्लामाबाद तक आ चुके थे और कहते थे कि हम जो है इस्लामाबाद पर अगला अहदाफ हमारा इस्लामाबाद पर कब्जे का है। तो उस ऑपरेशन में जब हमने मालाकंड ऑपरेशन किया था, जब निज़ाम शरीयत नफाज के बाद जब कहा गया कि जज भी हम बनाएंगे, फैसले भी हम करेंगे, उस पर जो है उन्होंने सर कलम करने भी शुरू कर दिए, कोड़े मारने भी शुरू कर दिए। तो फिर एक जब कंबाइंड रेजोल्यूशन हुआ, उस वक्त एक कौम ने बिल्कुल मुत्तफिक होकर, मीडिया ने, सारी सिविल सोसाइटी ने, वकला ने, सब ने जो है एक मुत्तफिका फैसला किया। उस वक्त कौम पूरी बात सिंगल पेज पर थी, कोई उसमें कंफ्यूजन नहीं। मिसिंग पर्सन का क्या करें? वो ठीक है, वो तो अभी भी कौम चाहती है कि बचाएं हमें उनसे जिन्होंने हमारे एफसी के 23 जवानों के गले काटे। कौम उनको सपोर्ट नहीं कर रही है, लेकिन मिसिंग पर्सन का क्या करें? मलिक साहब 55,000 मिसिंग लोग हैं, 55,000 मिसिंग लोग हैं। तो आप पकड़े उनको, मारे उनको, जिन्होंने उनको 55,000 को मारा। कि उनके जो उनके वर्सा हैं उनको क्या जवाब? जिन्होंने 55,000 को मारा वो सारों के नाम तो मुझे नहीं, जिन्होंने 23 एफसी के जवानों को मारा उसका नाम हमें बताएं, आप उसको मारे जाके। एग्रीड नहीं, बिल्कुल ठीक है। और दूसरा का क्रिमिनल है ना, अगर आप अपनी फोर्सेस फैसल सब्जवारी साहब नहीं देंगे स्पेशल पावर्स, क्या मिसिंग पर्सन में वो शामिल है जिसने जनरल सनाउल्लाह न्याजी को शहीद किया? क्या मिसिंग पर्सन में वो शामिल है जिसने स्वात में हमारे एसएसजी के कमांडोज को शहीद किया? उनके सर कलम किए थे, हमारे नौजवान थे वो 22-22, 24-24 साल के लड़के। क्या 23 एफसी के जवानों को शहीद करने वाला मिसिंग हुआ? नहीं, बदकिस्मती के साथ वो भी नहीं है नदीम भाई, और बदकिस्मती के साथ नहायत अफसोस के साथ मैं कहूँगा कि सियासी कारकुनान भी जो है वो मिसिंग वर्कर्स में हैं। मैं अपनी जमात की मिसाल आपको दूँ कि हम चीख रहे हैं, हम फरियाद और बैन कर रहे हैं कि खुदारा, और हमारा यही मानना है, खा वो कराची में MQM के कारकुनान हो या फाटा हो, कि किसी के खिलाफ भी मुकदमात हैं उन्हें अदालतों में लेके जाए। ये बात बिल्कुल सही है कि जनाब आपके यहाँ अदालतें उनको रिलीफ दे देती हैं, छूट जाते हैं लोग, तो क्या कीजिएगा आप? अपना प्रोसिक्यूशन का सिस्टम दुरुस्त कीजिए। कराची की मैं मिसाल दूं,
मुझे आज बड़ी हैरानी हुई कि वज़ीर कानून साहब सेक्रेटरी कानून जो हैं पाकिस्तान के, माशाल्लाह उन्होंने बहुत शानदार आज बयान दिया वली बाबर केस के हवाले से। ये शफीक तनोली साहब शहीद हुए हैं आज, कि आज वो भी मारे गए। वो ये नहीं बतला सके, वो पीपीओ को डिफेंड करते हुए वो यहाँ ले गए। पीपीओ तो वहाँ अप्लाई ही नहीं हो रहा है, जो लोग खुदकुश बम धमाके कर रहे हैं, पहली बात। और दूसरी बात ये कि वली बाबर केस में तो मुल्जिमान जो भी थे वो मुजरिम बना दिए गए, उनको सज़ा हो गई है। अच्छा, फिर उसमें आप निपटने के लिए आपने करना क्या था, जो हमने किया सिंध में जब हमने हिज़्ब इख्तिलाफ में थे, और मैं कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ था, उस वक्त भी हमने किया क्या? हमने कहा प्रोसिक्यूशन को स्ट्रॉन्ग करना है, लेजिस्लेशन कीजिए। हमने यहाँ विटनेस प्रोटेक्शन प्रोग्राम स्पेशल एक लेजिस्लेशन की है, यहाँ लॉ पास किया है सूबे सिंध में। यहाँ कहा बैक जुम्बिश कलम पुलिस को अरबों रुपए की आप फैसिलिटीज़ दीजिए, बख्तरबंद गाड़ियों के लिए, बुलेट प्रूफ जैकेट्स के लिए, गैजेट्स के लिए, सारी की सारी चीज़ें वो हमने अप्रूव की। इंस्टीट्यूशनलाइज कीजिए। हमारे यहाँ तो हमने देखा है कि एमपीओ के तहत लोगों को पता नहीं कितना कितना बंद कर दिया है, अगर रियासत और हुकूमत एक पेज पर आ जाएं तो। लेकिन ये चीज़ कि आप लापता कर दें और उसमें लोगों को रिलीफ ना मिले। हाँ, अगर कोई दहशतगर्द पुलिस के साथ, रियासती इदारों के साथ, फौज के साथ, रेंजर के साथ मुकाबला करता है तो यकीनन हमारे इदारों का फर्ज है कि वो अपना दिफा करें, और उसमें कोई मारा जाता है तो बिस्मिल्लाह। लेकिन लोगों को गिरफ्तार कर लेना या जाली पुलिस मुकाबले, ये मेरे ख्याल फौज में काम कर रहे हैं, जिसने उनका सर कलम किया उनको सजा मिलनी चाहिए। बेशक एफसी के जवानों का हो या जनरल सनाउल्लाह न्याजी का कातिल हो, उसको सजा मिलनी चाहिए। मैं स्वाति साहब आपसे पूछता हूँ, आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा वहाँ ग्वादर में जाके कि फौज और हुकूमत सेम पेज के ऊपर है। ये पिछले 2 हफ्तों में शायद कोई 20वीं बार तो बयान आ गया, और उससे ज्यादा तासुर ये है कि शायद डिवाइड और बढ़ गई। नहीं, मेरा ख्याल है कि ये नहीं है, ये अब उसको ढांपने की कोशिश कर रहे हैं, ढांपने की कोशिश कर रहे हैं। आपका भी यही तासुर है? बिल्कुल है, और क्योंकि हुकूमत की सिमत सीधी नहीं है। क्यों? अब ये तो उनको पता होगा। मैं तो ये समझता हूँ कि इनएफेक्टिव मिसमैनेजमेंट है। कोई एक तरफ जा रहा है, कोई दूसरी तरफ जा रहा है। ये शिकायत जो पहले मैं कर रहा था वो ये कर रहा था, और एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग के कोई भी हो, अब कानून के दायरे में हमें सबको लेके आना पड़ेगा। हमें हर तरह से हमदर्दी अपने जवानों से, शहीदों से, ये जो मतलब जिनको शहीद किया गया, जो आज कराची का वाक़या, उससे पहले है जो हमारे फौजी जगह जगह पे जो है वो शहीद किए गए। लेकिन सारी बात यह है कि जब हुकूमत के इदारे खुद या हुकूमत खुद जिस सिमत पे चल रही है वो गैर कानूनी है, तो किसी तरीके से भी हम अपने सिस्टम को दुरुस्त नहीं कर सकते। दुरुस्त है। आजम स्वाति साहब, शहजाद चौधरी साहब, फैसल सब्जवारी साहब और सरदार लतीफ़ खोसा साहब, आप सबका शुक्रिया हमारे साथ रहिए। हमारे वो 50-60 हज़ार पाकिस्तानी शहरी और हमारे वो फ़ौज के जवान 6000, वो इसी कौम के बेटे, सब के सब, उनके लिए, उनको मारने वाले के लिए, हमारे लिए, जो उनको कत्ल करके तो वीडियो से मैसेजेस देते, उसके लिए टॉलरेंस मत रखिए। वो कातिल अगर उसको आप मानते हैं तो कातिल की जो हमारा कानून सज़ा देता है उसको सज़ा दीजिए, तभी इसको बाकी कौम के बेटों को आप महफूज कर सकते हैं। इसका और कोई तरीका नहीं। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।